नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के चौथे चरण को आज देश ने मनाया है। जी हां, वही पर्व जिससे तय होगा आपका आने वाला भविष्य, आपके देश का भविष्य, आपके परिवार का भविष्य, आपके एक मतदान से ही तय होगा। आप देश की सत्ता किसके हाथों में सौंप रहे हो? क्या वो देश को आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगा या फिर धकेल देगा गरीबी की गहरी खाई में? सब कुछ तय करेगा आपका सिर्फ एक वोट। मतदान एक ऐसी ताकत है जिससे हम अपने देश को बदल सकते हैं। 13 मई यानी कि आज लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान किया गया। देश के 10 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर वोटिंग और चौथे चरण में 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे। तमाम राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के चौथे चरण को आज देश ने मनाया है। जी हाँ, वही पर्व जिससे तय होगा आपका आने वाला भविष्य, आपके देश का भविष्य, आपके परिवार का भविष्य। आपके एक मतदान से ही तय होगा कि आप देश की सत्ता किसके हाथों में सौंप रहे हो। क्या वो देश को आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगा या फिर धकेल देगा गरीबी की गहरी खाई में? सब कुछ तय करेगा आपका एक वोट। मतदान एक ऐसी ताकत है जिससे हम अपने देश को बदल सकते हैं। 13 मई यानी कि आज लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान किया गया। देश के 10 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग की गई है। चौथे चरण में 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई है। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों, बिहार की 40 में से 5 सीटों, झारखंड की 14 में से 4 सीटों, मध्य प्रदेश की 29 में से 8 सीटों, महाराष्ट्र की 48 में से 11 सीटों के लिए मतदान किया गया। इसके अलावा ओडिशा की 21 में से 4 सीटों, तेलंगाना की 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 80 में से 13 सीटों, पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 सीटों, जम्मू कश्मीर की 5 में से 1 सीट के लिए वोट डाले गए। इस बार के लोकसभा चुनाव में गारंटी का दौर लगा है। विकास की गारंटी, रोजगार की गारंटी, देश को आगे ले जाने की गारंटी, सबने अपनी अपनी गारंटी रखी है। अब देखना ये होगा कि चुनाव जीतने के बाद नेताजी अपना वादा पूरा करते हैं या नहीं। क्या रोजगार का मुद्दा वाकई जमीनी सच बनेगा या सिर्फ चुनावी गोटी बनकर रह जाएगा? तो चौथे चरण का मतदान और इस किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है प्रत्याशियों की। इसी पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमित तिवारी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। हमारे साथ भरत सिंह जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। और हमारे साथ मनीष गुप्ता जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। अमित जी, चौथे चरण का मतदान, तमाम दावे तमाम वादे, क्या इस बार आसार नजर आ रहे हैं इस चौथे चरण को देखते हुए? राणा साहब, देखिए, चौथे चरण को देखते हुए भी और पिछले जो 3 चरण के मतदान हुए उसे भी देखते हुए हमारा जो आकलन है वो स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है कि हम 400 पार होने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो प्रधानमंत्री जी की गारंटियां हैं, जनता उसी पे सिर्फ विश्वास करती है। उनको पता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी दी है तो कम से कम वो गारंटी पूरा हो। यहाँ तो अगर जितनी भी घमंडी गठबंधन की पार्टियां हैं
अगर आप अखिलेश यादव की पार्टी को देखेंगे तो उनकी गारंटी है कि वो जी। माफिया देंगे, अक्षर देंगे। अगर आप आम आदमी पार्टी को देखेंगे तो बोलेंगे कि हमारी गारंटी, हम शराब देंगे। कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखेंगे तो करप्शन की जननी ही है, तो वो कहेगी हम देश को लूटेंगे, इसकी गारंटी है। वो अराजकता फैलाएंगे, इसकी गारंटी है। तुष्टीकरण करेंगे, इसकी गारंटी है। मुस्लिम अपीसमेंट करेंगे, उसकी गारंटी है। तो उन सब ये विपक्ष की गारंटी है। हाँ, दूसरी तरफ आप अमित जी देखेंगे, एक गारंटी मुझे याद आ गई। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर सांसद गांव को गोद लेगा और स्मार्ट गांव बनाएगा, और साथ ही स्मार्ट सिटी जी बनाने की बात हुई थी। तो वो जो गोद लिए गए गांव थे, उन्होंने चलना शुरू किया या नहीं अभी? निश्चित तौर पे राणा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और जब से प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से आए हैं, तब से उन्होंने आज तक 8 गांव गोद लिए हैं। और आप उस गांव मैं की सभी की तस्वीर बात कर जाकर रहा हूं, देख क्योंकि लीजिए। हर सांसद को एक एक हाँ, गांव गोद लेना था ना, तो मैं सभी की बात कर रहा हूं। जिस भी सांसद ने गोद लिया है, वहां पे बारात घर नहीं हुआ करता था, वो बना है। वहां पे पानी टंकी की समस्या रहती थी, वो बना है। वहां पे आंगनवाड़ी केंद्र बना है। हम्म। तो आप जाकर उन गांव को देखिए, उनकी स्थिति बदल गई है। आज हाँ। गांव तक सड़कें जा रही हैं, आज गांव तक अस्पताल जा रहे हैं। जहाँ हम्म। एक ऐसा गांव हुआ करता था जहाँ की दवाई की दुकान नहीं होती, दवाई की दुकान बन रही है। तो निश्चित जी। तौर पे जिसने भी जिस गांव को गोद लिया है, उसका बेहतर ही हुआ है, उसका उसका विकास ही हुआ है। ठीक है भरत जी, क्या उम्मीद नजर आ रही है? अमित जी ने तो कह दिया है कि तमाम गारंटियां दी गई हैं, और आपके लिए भी बता दिया कि आप कैसी गारंटी देंगे। हमारी गारंटी है ये अब की बार 300 पार, 305 हमारी सीट आ रही है। हम्म। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमित भाई, ये सट्टा बाजार के लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 305 सीटें आ रही है। जी। अब ये कह रहे हैं गोद की बात आपने किया, वो गोद लिए हुए जो गांव है, अब वो गांव बचे हैं कि नहीं ये भी नहीं पता अमित जी को। कितने गांव लिए हैं, इनके कितने सांसद हैं, उन सांसदों के गोद लिए हुए गांव का क्या हुआ ये नहीं बता सकते। और मैं पूछना चाहता हूं अमित जी, आप लोगों को मुस्लिम से इतना नफरत क्यों क्यों इतना नफरत है भाई? इस देश का संविधान आपको नफरत सिखाता है क्या? अगर सिखाता है तो जिस बेबाकी से आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण किया, मुस्लिमों को ये दिया, मुस्लिमों को, कितनी नफरत, क्या यही देश हमारा सिखाता है? क्या भाजपा यही सिखाती है? मत करो यार, ये नफरत ठीक नहीं है। इस देश में प्यार से नफरत जो है ना, प्यार से देश चलता है। गांधी जी ने भी यही सिखाया है और राहुल गांधी जी भी यही सिखा रहे हैं कि प्यार से चलता है। कम से कम प्यार से रहोगे ना, तो मुझे लगता है कि इस देश को है ना बदलने की जरूरत नहीं है। हमारा देश बहुत आगे है, और पहले भी था, आज भी है। अब रही बात गारंटी की, देखिए मोदी जी की गारंटी को तो मैं मानता हूं के भाई, इनकी गारंटी इतनी पक्की गारंटी है कि विपक्ष में कोई भी कितना भी बड़ा घोटालेबाज हो, भाजपा में आ जाए, एकदम साफ सुथरा हो जाता है। वो ये मोदी की गारंटी है, और ये अमित जी की पार्टी की गारंटी है। और मैं तो पता नहीं, अभी लगता है, मुझे नहीं लगता है कि 2014 के बाद वाले ये अमित जी हैं कि 14 के पहले वाले हैं। अब ये 14 के पहले वाले और 14 के बाद वाले अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे एक बार के भाई पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। क्योंकि जिस तरह से गारंटी की बात कर रहे हैं, वो गारंटी मोदी जी भ्रष्टाचारियों को देते हैं, वो गारंटी मोदी जी क्रिमिनल जो कहते हैं ना कि बाहुबली, वो सारे बाहुबली जिस पार्टी में इनके आ जाए ना, वो एकदम दूध का धुला साफ हो जाता है। अगर नहीं आया तो वो पता नहीं कैसे कैसे वो मारा जाता है। उसके बाद भ्रष्टाचारी हो गए, फिर उसके बाद रोजगार की गारंटी बोल के आए थे, महंगाई की गारंटी बोल के आए थे। ये सारी गारंटी खत्म करे, वो तो बगल में रख दिया भाई। काला धन की गारंटी भी बोल के आए थे, वो सारी गारंटी खत्म हो गई है। आज की तारीख में मोदी जी की जो गारंटी चल रही है, देखिए मजे की बात है के भाई कि आजकल भाजपा के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके भाजपा के प्रवक्ता तक आपके चैनल पे बैठ के ना हमारे जो है ना गारंटियों को, हमारे जो है मैनिफेस्टो को पढ़ के सुना रहे हैं। मतलब सोचिए कि हमारी गारंटी कितनी मजबूत गारंटी हो गई है कि भाजपा के लोग अब उसको जो है गारंटी मान रहे हैं। तो हमें जो है पूरे अपने पार्टी पे और इंडिया गठबंधन पे और 140 करोड़ जनता पे हमें पूर्ण विश्वास है कि वो गारंटी के साथ इस बार इंडिया गठबंधन के हाथों में देश सौंप रहे हैं। और आज 13 मई और भाजपा गई।
ठीक। मनीष गुप्ता जी, इन 96 सीटों पर समीकरण क्या नजर आ रहे हैं, और साथ ही जो गोद लिए गए गांव और स्मार्ट सिटी की बात चल रही थी, क्या लगता है कि बीजेपी ने उस दिशा में काम किया है? क्या गोद लिए हुए गांव आदर्श गांव बन पाए और क्या स्मार्ट सिटी बन पाई? एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है हम्म। कि कांग्रेस के जो नेता हैं भरत जी या विपक्ष कोई भी हो, वो फॉल्ट फाइंडिंग प्रोसेस में है। भाई जो काम आपने कभी नहीं किया, अगर बीजेपी कर रही है तो आपको प्रोग्रेस पूछने का अधिकार बिल्कुल है। लेकिन जो काम आप बहुत थोड़ा कर रहे थे और मोदी सरकार ने कई कई गुना तेज कर दिया, वर्ल्ड में नंबर 1 स्पीड से कर दिया, आपको वहां अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए ना। आप, ये बात ठीक है कि भाई सरकार ने ये काम किया, ये काम नहीं किया, पर आपका चुनाव का मुद्दा क्या है ये कंफर्म ही नहीं हो रहा। आप ये बताएं पहले कि आपका विपक्ष चुनाव जीत रहा है तो क्या आपका कोई कॉमन एजेंडा है? नहीं है। अगर आपका कॉमन एजेंडा नहीं है तो आप कैसे तय करेंगे कि आपको काम क्या करना है? दरअसल राणा जी, मैं आपको बताऊं, 2019 से 2024 5 साल में, इन 5 साल में से 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट की बात की, डेवलपमेंट की राजनीति की, और बदले में कांग्रेस क्या लाई? जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। ये कहने वाले कांग्रेसी, जिसकी जितनी संख्या उतना अधिकार, कहते कहते आपने ये बता दिया इस देश में जातिवाद ही चलेगा, धर्मवाद ही चलेगा, तुष्टीकरण की नीति ही चलेगी। मनमोहन सिंह कह के गए कि मुसलमानों का इस देश के संसाधनों पर पहला हक है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हम मुसलमानों को आरक्षण भी देंगे। यानी आपने सब विकास की रेल बना दी। पूरे विपक्ष इंक्लूडिंग कांग्रेस, इनकी गारंटी की बात तो मुझे नहीं पता है इन्होंने क्या गारंटी दी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इन्होंने विकास की क्या बात करी। कि हर महिला को 1 लाख रुपए देंगे, बहुत बढ़िया है, 2। हर युवा को नौकरी देंगे, 2। पर बिजनेस कैसे शुरू करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, क्या स्टार्टअप लाएंगे, वो इनके पास कोई प्लान नहीं है। इन्होंने रोड के बारे में, रेल के बारे में, यातायात के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में, लेबर डेवलपमेंट के बारे में, वेलफेयर के बारे में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में कोई बात इन्होंने नहीं करी है। इनका एजेंडा सिर्फ 2 है। हम किसान को एमएसपी दे देंगे, हम जातियों को आरक्षण दे देंगे। अरे ब्राह्मण बनिए को तो जान से मार दो ना, वैश्यों को जान से मार दो, ठाकुरों को, है ना। हम इनको आरक्षण दे देंगे, मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। भाई इस्लाम की तो बुनियाद में लिखा है कि इसमें कोई जाति नहीं होती। अगर लिखा होता तो बात अलग थी, लेकिन आपने मुसलमानों को आरक्षण देना शुरू कर दिया। किसकी कॉस्ट पे? हिंदुओं की कॉस्ट पे। और हिंदू मुसलमान मिलकर रहो, ये सब बातें तो कांग्रेस ना करे तो बेहतर है। दरअसल इनकी वजह से आज मुस्लिम समाज डेवलप नहीं हो पाया है। आज अगर मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी वजह सिर्फ ये कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा इनको तुष्टीकरण का लाभ दिया। बस तुम्हें ये एडवांटेज देंगे, ये एडवांटेज देंगे, पढ़ने नहीं देंगे। अगर आज से 20 साल पहले मदरसे बंद हो गए होते तो आज सभी बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे होते, पर नहीं। इन्होंने तो ये कहना है कि हम, अरे भाई लड़के रहो। ये कहते हैं कि भाजपा मुसलमानों से दुश्मनी रखती है। अरे भाई भाजपा नहीं रखती है, लेकिन आप हिंदुओं से दुश्मनी रखते हुए शर्तिया तय है। क्योंकि आप हिंदुओं के हिस्से की चीजें मुस्लिम्स को देना चाहते हैं। वरना जब आप जानते थे कि अयोध्या का राम मंदिर हिंदू मंदिर है, मथुरा का कृष्ण मंदिर हिंदू मंदिर है, धार का मंदिर जो है सरस्वती का बाग देवी का मंदिर है, आपने कौन सा कानून लाए कि नहीं भैया कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया वैसा ही रहेगा। आपने हमारी शिक्षा व्यवस्था में राणा जी क्या है? पर्दा प्रथा कुरीति है, दास प्रथा कुरीति है, लेकिन बुर्का प्रथा कहीं कुरीति कभी चर्चा नहीं हुई। हमारे देश का एजुकेशन मिनिस्टर एक ऐसा आदमी बनाया जो कभी स्कूल ही नहीं गया, और वो 1 साल नहीं रहा, 15 साल रहा।
एक ऐसा व्यक्ति जो कभी एक भी दिन स्कूल ना गया हो, वो हमारा शिक्षा मंत्री है। तो इस देश की शिक्षा में जहर घोल दिया। हमारी जो पीढ़ी है वो सच पढ़ के ही नहीं आई। आत्म गौरव को ठेस मारते हुए हम सीखे हैं। आज हम अगर 48 साल की उम्र में जो सच्चाई देख रहे हैं, 20 साल की उम्र में हमें लगता था भारत तो गुलामों का देश है, क्योंकि यहां पर अकबर बाबर से लेके औरंगजेब तक तो ग्लोरीफाई होते रहे और हम महाराणा प्रताप को लुटेरा समझते रहे और हम बाकी राजाओं के बारे में हमने पढ़ा नहीं। कांग्रेस ने इस देश की जनसंख्या न केवल संसदी खराब कर दी, बल्कि इस देश का भविष्य बर्बाद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये किया है कांग्रेस ने हिंदुओं को, और वही मुसलमानों के लिए अलग आरक्षण। हज जाने पर फीस आप उनको सब्सिडी देते थे और बाद में पता लगता है कि ठीक है मनीष गुप्ता जी, पॉकेट मनी मिलती है 50,000 रुपए की। ठीक है मनीष गुप्ता जी, मैं यही मनीष गुप्ता जी जवाब ले रहा हूं। भरत जी, उनका कहना है कि अभी तक आपने मिनिमम प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया, कौन कौन से वादे हैं जो आप पूरे करेंगे, सारी पार्टियां मिलकर क्यों नहीं लेकर आई? भरत जी की आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपको बताया था कि 2014 के ये लोग हैं कि 2014 के पहले के हैं। ये 2014 के बाद के भाजपाई हैं। पहले भाजपा में चलता था कि अब की बार भाजपा की सरकार, लेकिन अब होती है कि अब की बार मोदी की सरकार। तो ये मोदी के गुणगान वाले लोग हैं मनीष जी, और भाजपाई पूरी तरह से जिस तरह से रंग में रंगे हैं, तो ये 2014 के बाद वाले हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, विश्लेषक के तौर पे आपने जो विश्लेषण दिया। अब उसकी चीर फाड़ मैं जरा कर दूं। आपने कहा कि हमने क्या किया है, मैनिफेस्टो में हमारे क्या है। अरे हमने गरीबों के लिए किया है, महिलाओं के लिए किया है, किसानों के लिए किया है। इतने लोगों के लिए कौन है पता है, जिससे आप लोग नफरत करते हैं, जिससे आप लोग चाहते नहीं है कि देश में कभी गरीब, कभी किसान, कभी नौजवान ये तरक्की करें। उनके तरक्की के लिए श्री राहुल गांधी जी ने और हमारे जो अध्यक्ष खड़गे जी ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, उसी से आप लोग पागल हुए जा रहे हैं। नहीं उसी का जो भरत जी अगर सरकार बनेगी तो इंडिया गठबंधन की बनेगी, तो उसमें फिर कांग्रेस का मैनिफेस्टो कैसे लागू होगा? मिल बैठकर सभी को बैठना पड़ेगा ना। हम सभी पार्टी के जी, हम सभी पार्टी मिलके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, जिस तरह से महाराष्ट्र में बैठा हूं, जिस तरह से महाराष्ट्र में जब शिवसेना, एनसीपी और हम तीनों जन मिले तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक योजना तैयार की, उसको हमने जो है लागू किया। उसी तरह से पूरे देश की जितने इंडिया गठबंधन में पार्टियां हैं और जो बाद में जुड़ेंगी, उन सबको लेके हम कॉमन मिनिमम एजेंडे की तरफ हम बढ़ेंगे और लागू करेंगे। और ये जितने भी हमने वादे किए हैं के जी, वो सारे वादों को पूरा करेंगे। लेकिन देखिए कितने बड़े दुश्मन यहाँ ही बैठे हैं। भाजपा के जो है, कुछ भाजपा के तरफ से बोलते हैं, कुछ भाजपा की आड़ में बोलते हैं। यानी ये नहीं चाहते हैं कि देश में किसानों का विकास हो, देश में नौजवानों का विकास हो, देश में जो है माताओं बहनों का विकास हो। ये सिर्फ अपना ही विकास चाहते हैं। और वो विकास किसका है? इनके 20-22 मित्र जो है ना, अदानी अंबानी, अब वो भी नाराज हो गए। मोदी जी उनसे भी नाराज हो गए हैं। आपके उद्योगपतियों से गुप्ता जी जरा देखिएगा, कहीं हमारे पास जो ट्रक भर के आ रहा है बंद हो गया आपके पास। ईडी सीबीआई जो है वो कान में जो है, ठीक है अमित तिवारी जी, ठीक है, तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है भरत जी। अमित तिवारी जी, तमाम सीटें इस बार भी ऐसी है, कन्नौज, इटावा, फिर हैदराबाद वाली सीट, खूंटी वाली सीट, ये ऐसी सीटें हैं जिन पर कहीं ना कहीं संकट नजर आ रहा है, या यूं कहें कि फाइट बड़ी टफ नजर आ रही है, या नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है। क्या लग रहा है इन सीटों पर? जी राणा साहब, देखिए अभी भरत जी बहुत कुछ, आपके सवाल पर मैं आता हूं। भरत जी अभी बहुत सारी बातें कर रहे थे कि वो गरीबों के लिए कर रहे हैं, वो किसानों के लिए करना चाहते हैं। तो मतलब इन्होंने ये तो कम से कम माना कि पिछले 70 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी बार भी इनकी सरकारें रही वो कुछ नहीं किया। अगर किसानों की आय अभी भी नहीं बढ़ी है तो इनमें कांग्रेस पार्टी का पूरा योगदान है और किसी का नहीं है, ये कम से कम इन्होंने माना। अगर गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी देती थी तो कितनी प्रतिशत गरीबी हटी तब से लेकर आज तक, इनको बताना चाहिए। अगर आज हम कह रहे हैं कि हमने हमारी
सरकार ने 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, तो हमारे पास आंकड़ा है, उसके लिए संसाधन। लेकिन 80 करोड़ को तो आप राशन फ्री दे रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता अमित जी, क्योंकि इस मुद्दे पर कई बार मैं बात कर चुका हूं। डायरेक्ट सीट पर आ जाइए अमित जी। राणा साहब, उसका राशन फ्री देना और गरीबी, निश्चित तौर पे हम गरीबों का संबल बने रहेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये कैसी बात हुई जिसके पास, जिसको खाने के लिए भी अगर सरकार दे रही है, जिसको खाने के लिए तीन समय का खाना भी अगर सरकार दे रही है, उसे आप गरीबी से बाहर कैसे रख सकते हैं? गरीब है जो अपना खाना तक नहीं मुहैया उसको हो पा रहा है, कभी सरकार ने दिया ना है। हमें गरीब का संबल बने। कल तक जो ये कहते थे कि गरीबी हटाओ, भरत नहीं, तो गरीबी से बाहर कैसे निकले 25 करोड़ में, ये समझना चाह रहा हूं अमित जी। अमित जी, अमित जी 25 करोड़ गरीबी से बाहर कैसे निकले? क्या उनको राशन देना बंद किया गया, या कौन से मानदंड थे? जरा मैं जानना चाहता हूं एक बार, क्राइटेरिया क्या है उनका? नहीं राणा साहब, अगर कोई गरीब है, उसका अगर संबल बने रहना है, नहीं अमित जी, वो बात छोड़ दीजिए, वो बात छोड़ दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो गरीबी से बाहर आए, उसका क्राइटेरिया क्या था कि अब ये गरीबी से बाहर आ गए हैं? मैं वो क्राइटेरिया समझना चाहता हूं। क्राइटेरिया आपका न्यूनतम आय है, क्राइटेरिया उनका वही भरण तो क्या पोषण है, है, क्राइटेरिया उनके पास सामान कितना है, क्राइटेरिया उनके पास सामान कितना है, क्राइटेरिया उनके पास घर है कि नहीं, क्राइटेरिया उनके पास अन्य सुविधाएं है कि नहीं, क्राइटेरिया उनके पास साइकिल है कि नहीं, बाइक है कि नहीं, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। मिनिमम आय कितनी, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं ना, वो क्राइटेरिया क्या है कि जो गरीबी से बाहर आए? देखिएगा उसमें सारा का सारा उसमें क्राइटेरिया लिखा हुआ है। आप नहीं देखिए, आप मेन मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, मेन मुद्दे से आप बैठ के, मैंने तो 4 सीटों का जिक्र किया था, आप उस पर जवाब नहीं दे पाए, जो मुझे फिर गारंटी देते थे। नहीं, जो लोग ये कहते थे कि गरीबी हटाना है और दशकों तक गरीब को गरीब बनाए रखा और गरीब बनाए रखा, तो निश्चित तौर पे सवाल उनसे पूछना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, क्यों पड़ेगा? मौजूदा सरकार में आप इंदिरा सवाल करूंगा ना मैं, बोलती थी कि गरीबी हटाओ। अमित जी, मौजूदा समय में आप हैं सरकार में, आप ही से सवाल करूंगा मैं। जो सरकार की आप बात कर रहे हैं, जिन 70 सालों की आप बात कर रहे हैं बीते हुए की, उन्हें जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो उनसे सवाल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सरकार नहीं, सवाल की जरूरत नहीं। हम चुनाव में सवाल की जरूरत कैसे नहीं है? नहीं, तो मैं हम चुनाव में है, एक समानांतर मूल्यांकन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब उन लोगों ने 10 साल की सरकार चलाई, महंगाई का दर कितना था? अमित जी 2004 से 2014 तक महंगाई का दर कितना था? क्या हम मूल्यांकन करेंगे? नहीं करेंगे। 2004 से 2014 तक बेरोजगारी कितनी थी? क्या हम मूल्यांकन करेंगे? नहीं करेंगे। बाहर निकालना है कैसे? 2004 से 2014 तक सड़कों का जाल कितना था? सड़कों का डेवलपमेंट कितना हुआ? मूल्यांकन करेंगे? नहीं करेंगे। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कितना हुआ? मूल्यांकन करेंगे? नहीं करेंगे। थोड़ी देर में फिर दूसरे मुद्दे पर निश्चित तौर पे ये चुनाव का मुद्दा, चुनाव मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, 25 करोड़ बाहर कैसे आए बताइए ना एक बार। अभी तो कोई सरकार, अमित जी 25 करोड़ गरीबी से बाहर कैसे आए बताइए ना एक बार। आप नीति आयोग को ईमेल कीजिए, वो आपको बता देंगे। नहीं तो मैंने तो प्रवक्ता बुलाया, मैंने तो नेता बुलाया है ना बीजेपी से। भाजपा के नेता, अगर आप ही जवाब नहीं दे पा रहे, फिर मैं क्या उम्मीद करूंगा किसी से? नहीं, मैंने तो आपको जवाब दिया कि अगर आप नीति आयोग आयाम को देखेंगे, मुझे जवाब मंगाना पड़ेगा, अगर आप गरीबी के चर्चा का मतलब क्या है? सुन नहीं रहे हैं आप। अगर बहुमुखी आयाम को मैं फिर से सवाल निश्चित तौर पे वो आंकड़ा 25 अमित जी समय भी कम है। अमित जी ठीक है। मनीष गुप्ता, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राणा जी, पहली बात तो बता दो, या कांग्रेस के जो नेता खड़े हैं इनको समझाया जाए कि किसी के बारे में बिना जाने नहीं बोलना चाहिए। सही है। मैं भाजपा का हूं या नहीं हूं, कब से प्रशंसा कर रहा हूं, इन सब बात पर जाओ तो ना जाओ तो बेहतर है। मैं उन राजनीतिज्ञों में नहीं हूं जिनकी 2 मिनट के अंदर, 2 पल के अंदर उनकी जो है तुरंत पार्टी बदल जाती, विचारधारा बदल जाती है। आप जैसे ही नेता कभी कांग्रेस में होते हैं, कभी समाजवादी पार्टी में होते हैं और कभी भाजपा में घुस जाते हैं। सही है, वो तो दिख रहा है। मैं जहाँ हूँ वही हूँ। भरत जी एक एक करके बात करेंगे, समय भी कम है, समय भी कम है। भरत जी समय भी कम है, एक एक करके बात करेंगे। हाँ मनीष जी, कोई धर्म, एक मिनट, आप जैसे लोगों कोई धर्म ईमान नहीं है। कल तब उद्धव ठाकरे, भरत जी धर्म ईमान तो छोड़िए, ठीक है। मनीष जी लास्ट कमेंट। मनीष जी लास्ट कमेंट कि चौथे चरण का जो चुनाव है, जो सीटें हैं, उनमें क्या आसार नजर आ रहे हैं, समीकरण क्या बनते हुए दिख रहे हैं? देखिए, अभी बहुत एग्जैक्ट ये बताना आसान नहीं है कि समीकरण क्या बन रहे हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज से अब की डेट में ये कैलकुलेट कर पाना बहुत मुश्किल है कि
हवा कैसी है, जी। मानो अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है या कम। इसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीट पर अलग अलग रीजन होते हैं। मैं आपने एक लास्ट बात पूछी जो कांग्रेस के नेता से, बीजेपी के नेता से, कि भाई 25 करोड़ लोगों को आप भोजन क्यों दे रहे हैं, तो आप एक 80 ग्राउंड करोड़। रियलिटी समझ लीजिए राणा साहब। हाँ, 80 करोड़। इस देश में चुनाव कभी विकास पे नहीं हुए, जी। इस देश में चुनाव कभी महंगाई पे नहीं हुए, इस देश में चुनाव हमेशा हुए राजनीति पे, जाति पर हुए हैं, जी। धर्म पर हुए हैं। और ये खेल राजनीतिक लोग ठीक खेलते है। आए हैं, कांग्रेस ने भी खोला, बिल्कुल, बीजेपी बिल्कुल। खेल रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन चौथे चरण का मतदान लगभग समाप्ति की तरफ, और अब ऐसे में ईवीएम में कैद हो चुकी है सभी 1717 उम्मीदवारों की किस्मत। किसकी किस्मत में जनता ने क्या लिखा, ये 4 जून को सामने आ जाएगा। लेकिन जो 96 सीटों पर मतदान आज हुए हैं, उनमें से 42 सीटें बीजेपी के पास 2019 में हैं। अब इस बार यह देखना होगा कि 42 सीटों से कितनी बढ़ती हैं या घटती हैं। लगातार खबरों के लिए एएमपी नेटवर्क देखते रहिए। नमस्कार।